Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful सा channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में 10 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है 11 पार्ट। और आज जो पार्ट कम कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में 100% एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। तो आई होप आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो निकालिए अपनी नोट और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। जो भी शायद साथ में हम एक दो क्वेश्चन भी करें तो उसके आंसर भी आपको ढूंढने होंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो जरा देखते हैं क्या है हेस लॉ। तो जो हेस है ये साइंटिस्ट का नाम है, तो ये है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सबमिशन तो आपको पता ही होगा। और ये हेस जो है ये साइंटिस्ट का और ये उनका नियम है। और मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो इन्होंने यही प्रूफ किया कि जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है। सिंपल, इनका लॉ किस चीज के ऊपर बेस्ड है? यस, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। तो देखिए क्या कहते हैं हेस, उसका मैं लिखने जा रहा हूं स्टेटमेंट, तो आपको अच्छे से समझेगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हीट, और आप सबको पता है जब भी हीट ट्रांसफर होती है कांस्टेंट प्रेशर पे उसे ही कहते हैं हम एंथैल्पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टेटमेंट ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर a reaction is always equal to sum of enthalpies of individual steps। individual step in a reaction। तो एक बार हम देख लेते हैं। ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन अ रिएक्शन। तो इसे मैं थोड़ा इजी करके बताता हूँ कि अगर आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कर रहे हैं या फिर 3 स्टेप में कर रहे हैं या फिर कितने भी स्टेप में कर रहे हैं, तो एक स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होगा वही तीनों स्टेप में भी एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, जैसे जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। हर बार जो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं जिसमें 50 पेजेस है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो 10 डेज में पढ़िए या फिर 100 डेज में पढ़िए। ओके, देखिए आप सेम 50 पेजेस को पढ़ने के लिए 10 दिन भी ले रहे हैं और 100 दिन भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है? जी हाँ, आपको पढ़ने तो 50 पेज ही है। ऐसे ही मान लीजिए किसी बिल्डिंग के टेरेस पे आपको जाना है। इस बिल्डिंग के किधर जाना है? टेरेस पे। तो आप चाहे तो लिफ्ट यूज कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो लिफ्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो सीढ़ियों से जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके भी ऊपर जा सकते हैं। अरे सर ये तो बहुत आपने बड़ी बात बोल दी। जी हाँ, आप कैसे भी करके ऊपर जाएंगे तो हर बार जो रास्ता है टेरेस पे जाने का वो क्या है? अलग अलग। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में फिक्स क्या है? जी हाँ, ये बिल्डिंग की हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या है? स्टेट फंक्शन। ठीक उसी तरह से ये हेस का लॉ भी है कि आप रिएक्शन को एक स्टेप में कराइए या फिर 10 स्टेप में कराइए, जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहेगा। मान लीजिए आप ए से बी बना रहे हैं, या फिर ऐसे लेता हूं, आप ए से ई बना रहे हैं। ए क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, और ई क्या है? प्रोडक्ट। ओके, और इस रिएक्शन में जो हीट चेंज हुई, मान लीजिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 500 किलो जूल। ठीक है, तो ये एक स्टेप में करा दिया। अब इसी रिएक्शन को अगर आप एक से ज्यादा स्टेप में कराएंगे तो भी ये जो टोटल हीट है वो 500 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये रिएक्शन लिखा है।
तो इसे मैं मिटा देता हूँ। और अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ए से पहले बी बनाया, मैंने ए से क्या बनाया, बी, बी से फिर सी, सी से फिर डी, और डी से फाइनली क्या बनाया, ई। देखिए यहाँ पे एक स्टेप में हुआ था, और यहाँ पे आप कितने स्टेप देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4 स्टेप। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में ये एनर्जी लग गई 300 किलो जूल की, फिर नेक्स्ट में 50, वापस 50, टोटल कितना हो गया 400, और इसमें 100। बट अभी भी आप टोटल अगर देखेंगे तो कितना हुआ, जी हाँ 500 किलो जूल। सो सिंपली हेस का कहना यही था कि आप किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में कीजिए या फिर 10 स्टेप में कीजिए, उसका जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है, वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, उसको ये नहीं लेना देना है कि आपने उस प्रोसेस को कैसे करा है। ठीक है, तो ये था हेस का नियम, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जब हम IIT JEE और नीट लेवल पे डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, हेस के ऊपर समवॉट अराउंड 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर बन सकता है। बट फिलहाल तो मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, तो उसमें इतना ही बताना ज़रूरी है, तो यहीं पे खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। बट येस, नो डाउट इन फ्यूचर विथ योर सपोर्ट, इफ विल सक्सीड, श्योरली आई बी मेकिंग अ डिटेल वीडियो ऑन हेस लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको ये हेस का समझ में आया होगा। अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, और उसी में हम एक हेस का सिंपल सा एप्लीकेशन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं हेस का एप्लीकेशन। ओके, एक ही एप्लीकेशन आपके बुक में दिया है, तो हम वो देखते हैं। तो आई होप आपको ये एंड वाले शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट जो हीट सबमिशन था, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, कांस्टेंट हीट सबमिशन, इसका मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कितना आया था, जी हाँ 500 किलो जूल। और हीट सबमिशन मतलब क्या, हीट जो भी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई उसका एडिशन, मतलब ये फिक्स होगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो आप लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, ताकि आपकी साथ ही साथ नोट्स भी बनके रेडी हो जाए। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है वो ये है, हेस कहता है कि विद यूजिंग दिस लॉ, मतलब बाय यूजिंग हेस लॉ, एंथैल्पी चेंज फॉर those reaction, enthalpy change for those reaction can also be calculated whose enthalpy is unknown। मतलब हेस लॉ को यूज करके आप उन रिएक्शन के भी एंथैल्पी चेंज ढूंढ सकते हैं जिनका एंथैल्पी का वैल्यू आपको पता नहीं है। सर ये तो बड़ी अजीब बात हुई, एंथैल्पी पता ही नहीं तो फिर एंथैल्पी चेंज कैसे ढूंढ लेंगे? जी हाँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, जैसे आप हेस लॉ को यूज करेंगे आप ऐसे भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बता पाएंगे। एंथैल्पी चेंज, एग्जैक्ट एंथैल्पी हम नहीं ढूंढ सकते, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये, तो उसके लिए मैं अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसे आप लिख लीजिए। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ, और ये भी ऑब्वियसली आपका टेक्सचुअल ही है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, Fe प्लस 3/2 O2 गिव्स व्हाट, Fe2 O3। इसे बैलेंस कर देता हूँ मैं, ये 2 हो गया, ये है सॉलिड, ये है गैस, और ये है सॉलिड, और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें ढूंढना है, ये कितना होगा। ठीक है, ये गिवन। अब डेटा में देखिए क्या दिया हुआ है, जी हाँ जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये दिया हुआ है, एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 इज गिविंग Al2O3। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एल्यूमिनियम क्या है, सॉलिड, ये क्या है गैस, और ये क्या है सॉलिड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सॉलिड हो गया, 3/2 O गैस हो गया, और ये Al2O3, तो इसे बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड का हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ढूंढना है। आप सबको पता है आयरन मेटल है,
ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड। जी हाँ, ये आयरन, और ये क्या है, Fe3 ऑक्साइड, मतलब इसमें जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और ये एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन हुआ और इसका डेल्टा एच दिया हुआ। इसका डेल्टा एच कितना है, जी हाँ, -1670 किलो जूल। और एक दूसरा रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 गिव्स व्हाट, Al2O3 + 2 Fe। तो यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ बैलेंस करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 में। तो देखिए कैसे एल्यूमिनियम, यहाँ पे आयरन +3 और यहाँ पे आयरन 0। ठीक है, तो एक बेसिकली एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ और एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके वहां पे खुद चला गया। तो ये देखिए आयरन बाहर आ गया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जी हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है, समवॉट अराउंड 847 पॉइंट, जी हाँ, इसमें डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच 847.6 किलो जूल। सर क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? ठीक है, स्टैंडर्ड होगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम। तो ये देखिए ये भी नेगेटिव ही है, -847.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन। अब हमें किसका ढूंढना है, इसका। तो मैं इसे नंबर दे देता हूँ 1 और इसे नंबर दे देता हूँ 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, Fe2O3 राइट साइड में चाहिए और Al2O3 तो चाहिए ही नहीं, और दूसरी चीज एल्यूमिनियम भी रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब Fe2O3 राइट साइड में चाहिए और ये Al2 ये साइड आएगा, तो Al2O3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को मिटाता हूँ और यहीं पे लिखता हूँ। और अब मैं क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ पता है, मैं 2 को रिवर्स करूंगा और 1 के साथ ऐड कर दूंगा। और मैंने आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में सिखाया था, जी हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री के रूल, हाउ टू राइट अ परफेक्टली थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू को परफेक्ट लिखना होता है। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए जरा इसे देख लेते हैं। तो ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे जो प्रोसेस करने वाला हूँ वो क्या है, रिवर्सिंग टू एंड एडिंग 1। 2 को रिवर्स कर देता हूँ, तो 2 को रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा Al2O3 + 2Fe, और ये क्या दे देगा जी, सिंपल 2Al + Al2O3 + 2Fe gives 2Al + Fe2O3। ठीक है, और इसका डेल्टा एच का वैल्यू मैं बाद में साइड में करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। 2 को मैंने लिख दिया और फिर 1 को ऐड कर देना है। जो 1 है इसको ऐसे ही ऐड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है रिवर्सिंग 2 एंड एडिंग 1, तो 2 को रिवर्स कर दिया। देखिए ये पूरे राइट साइड को मैंने किधर लिख दिया, लेफ्ट में, और इसका जो लेफ्ट है इसको किधर लिख दिया, राइट में। देखिए जैसे का तैसा। जी हाँ, ऑब्वियसली आप इसकी स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, वो लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं पहले वाले को वैसे क्या तैसा लिख देता हूँ। तो ये 2Al हो गया और यहाँ पे +3/2 O2, और यहाँ पे क्या बन गया, जी हाँ, Al2O3। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे स्टेट लिखना होगा, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ चीजें आपको कॉमन दिख रही होगी। जैसे आप एल्यूमिनियम को देख सकते हैं, ये देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे कैंसिल है, और क्या कैंसिल हो रहा है, जी हाँ, Al2O3 भी कैंसिल। और ये देखिए 2Fe + 3/2 O2 gives what, यहाँ पे Fe2O3। तो देख रहे हैं आप, यही रिएक्शन यहाँ पे आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सेम चीज को यहाँ पे मैंने दूसरे को क्या किया था, रिवर्स किया था। तो यहीं पे मैं आपको करके बता देता हूँ कि पहला डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा, जो पहले रिएक्शन का वैसे ही होगा, -60-70 किलो जूल, और फिर दूसरे को आपने क्या कर दिया, रिवर्स, तो मतलब प्लस हो जाएगा। देखिए ना, इस रिएक्शन को पूरा रिवर्स किया आपने, और जब पूरा रिवर्स किया तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
अरे भैया जब इस रिएक्शनों को इधर लेके आओगे, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट होगा आणि रिएक्टेंट जेव्हा प्रोडक्ट होणार तेव्हा काय होणार रे बाबा, जे हे डेल्टा एच ची व्हॅल्यू आहे ना ती पण चेंज होणार. कळलं काय? बघा माहिती. आता हे किती होणार, 847.6. आता 6 आहे इथे, मग हे काढतो मी इकडनं 0 आणि किलो जूल, हे पण किलो जूल. बघा आता 10 पैकी 6 गेले तर किती, 4. इथे 9 7 गेले किती, 2. आणि इथे किती, 7 2, 822.4 किलो जूल. ये इसका आंसर आ जाएगा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एक ऐसे रिएक्शन का एंथैल्पी ढूंढा, एंथैल्पी चेंज ढूंढा जिसमें हमें एंथैल्पी की वैल्यू पता ही नहीं थी. अब इसे नोट कर लीजिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए जल्दी से. ठीक है, हर एक स्टेप को बकायदा. जी हाँ, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल है. ऐसा मानिए कि आपका इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसे. आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब आपको सिखाता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट. जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और हम जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है. इसे इररिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं. ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर इररिवर्सिबल प्रोसेस. रजकरानी से ओ किधर मन भटक रहा है, देखिए लिखते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसे इररिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा जाता है. ठीक है, तो मैं इसे 2 पार्ट में लिखता हूँ. यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे इसके की पॉइंट्स लिखूंगा. मैं क्या लिखूंगा, की पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. राइट साइड में. और यहाँ पे आपको क्या दिखाऊंगा, एग्जाम्पल. सर पहले तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि सर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का होता है सर. अरे बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अपने से हो जाए, जो अपने से हो जाए. अपने से मतलब जिसे कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना लगे. तो चलिए डेफिनेशन मार दीजिए. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस व्हिच टेक्स प्लेस बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तो पहला ही की पॉइंट क्या आ गया, दे टेक्स प्लेस by themselves without any external influence. ऐसे प्रोसेस जो खुद ही हो जाते हैं, जिन्हें कोई बाहरी इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. आप बर्फ लीजिए या फिर आइस लीजिए और उसे कहीं भी कोई भी टेम्परेचर पे आप रख दीजिए. 0 डिग्री सेल्सियस के बस वो नीचे नहीं होना चाहिए. अगर 0 डिग्री सेल्सियस है जस्ट उसके ऊपर है तो सिंपली होगा क्या, आपको सिंपली वो बर्फ है ना पानी में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा. तो वाटर का आइस की स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और एक एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल. दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है जी, NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस क्या दे देगा ये, NaCl एक्वस. सर एक्वस मतलब क्या, गीला रे बेटा, गीला. किसमें गीला, पानी में. कळत नाही काय तुला, H2O पानी. ये रिएक्शन. अब इसमें जो हीट रिलीज होती है ये होती है डेल्टा H इज इक्वल टू -57 किलो जूल. ठीक है, अब ये देखिए, जैसे ही इसे क्यों स्पॉन्टेनियस बोला सर आपने, क्या ये भी अपने आप हो जाता है क्या, NaOH को HCl मिला ही नहीं तो, अरे उतना तो करना पड़ेगा ना भाई. NaOH जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है तुरंत सब कुछ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NaCl में. और इस प्रोसेस में हीट निकलती है. तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सो. जाने दो किसको, हीट को. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस.
तो ऐसे प्रोसेसेस जो खुद से ही हो जाए उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये दो एग्जाम्पल थे। आप ऐसा वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो। सपोज वाटर की सर किधर हाइट पे, मान लीजिए एक टंकी है, टंकी के इधर, टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, आपने उसके अंदर पाइप लगा दिया, तो अब थोड़ा सा शक करोगे ऊपर से पानी अपने आप आ जाएगा, या फिर टंकी में एक होल गिरा दोगे अपने आप नीचे आएगा पानी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पहले स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन नोट कीजिए और एग्जाम्पल लिखिए जरा फटाफट फटाफट, ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल दूं फटाफट। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, जिसमें आप तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया। अब बढ़ते हम अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल क्या है वो देख लीजिए। ओके, एक गर्म चाय की प्याली हो, ओके, गर्म चाय की प्याली हो और उसका थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाना। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? मान लीजिए एक कप है, ठीक है, और इसमें आपने हॉट टी रखा हुआ, ठीक है। अरे सर याद आ गया, चाय की याद आ गई, एक गर्म चाय की प्याली हो, इसको पिलाने वाली हो। अरे 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 भटक रहे हो अपने मंजिल से, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इसमें से क्या निकल रही है, ये वेपर, और ये चाय क्या है, गर्म। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब चाय का ठंडा होना, ये भी अपने आप क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तब तक पिछले के दिमाग में आ रहा है सर मेरे पास भी एक एग्जांपल है सर, बोलूं क्या सर? सर उसका आना और मेरी आंखों का, मेरी पलकों का, या फिर मेरी आंखों का झपकना। ए, 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 भाई ऐसा 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 एग्जाम्पल नहीं, रियल एग्जाम्पल देना है। उसका आना, हवा का चलना, भटक रहे हो मुन्ना, ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे ही आप ये गर्म चाय को ऐसे नॉर्मल ओपन एटमोस्फियर में रखते हो, तुरंत ठंडा होकर क्या बना देता है, बना क्या देता है, चाय ही रहता है, सिर्फ ठंडा हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट में मैंने अभी क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस themselves without any external influence। spontaneous process वो होते हैं जो खुद से होते हैं, जिनको external influence नहीं लगता है। दूसरा, they are single direction process, single direction process, या फिर मैं कह सकता हूं these are irreversible process, these are irreversible process until and unless, until and unless external stimulant is not present। सर ये थोड़ा सा अंग्रेजी सर भारी हो गया सर, ये क्या बोल रहे हैं सर? मला हे कळलं नाही सर, जे तुम्ही इथे लिहिलं ना सर, મને ખબર નથી પડશે આ શું છે एक्सटर्नल स्टिमुलेंट एंड ऑल। तो आई रिपीट वंस अगेन, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ना एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर आपको रिवर्स कराना है तो आपको बाहर से कुछ करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये चाय अगर ठंडी हो गई थी तो आपको चाय वाली को बोलना पड़ेगा कि इसको गर्म करके लाओ, अपने आप चाय ठंडी नहीं होने वाली है। हाँ, तब तक पिछला बोलता है सर वो हाथ लगा देगी उससे ही चाय गर्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप एकदम गलत सोच रहे हो। तो आपको चाय को वापस क्या करना होगा, गर्म करवाना होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि ये प्रोसेस सिर्फ क्या होती है, सिंगल डायरेक्शन में होता है, जब तक कि कोई उसे एक्सटर्नल स्टिमुलेंट मतलब क्या, बाहर से अगर उसके ऊपर कोई चीज नहीं की जाती है। तो सिंपल जो खुद से हो जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और तीसरी चीज, अब मैं की पॉइंट में तीसरा पॉइंट लिखता हूं यहां पे, तीसरा पॉइंट, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कैन बी स्लो और फास्ट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी स्लो और फास्ट, दे डू नॉट डिपेंड ऑन रेट से उनका कोई लेना देना नहीं, दे डू नॉट डील विद स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ये स्लो भी हो सकते हैं, ये फास्ट भी हो सकते हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कभी कभी देखोगे फास्ट होगा, कभी कभी आप देखोगे स्लो होगा, ठीक है। जैसे चाय टाइम लेगी थोड़ा ठंडा होने में, तुरंत ठंडी नहीं हो जाती, लेकिन आइस के मेल्टिंग का आप देखोगे तो फटाफट हो जाता है। सर ये तो आप उल्टा बोल दिए सर, ऐसा बड़ा मैंने आइस का गोला लिया सर, टाइम लेगा, ठीक है, आप समझ गए, ये पॉइंट काफी इजी है, इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ चौथा पॉइंट।
spontaneous process occur in the direction which leads to equilibrium. सर ये इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सर इक्विलिब्रियम अपन पढ़ेला था 11वीं में, दोनों साइड होता है, फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, लेकिन अभी तुम बोला कि एक ही डायरेक्शन में होता है। अभी इक्विलिब्रियम काय को बोलता है? मतलब ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में चले जाता है कि फिर उसके बाद रिवर्स होने वाली बात ना रहे। जैसे कि पानी था, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लीजिए, वरना आप इसे गलत तरीके से ले लेंगे। मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ, ठीक है। इधर साइड में मेरे को लीकेज दिखता, अरे नहीं रे बाबा, ये देखो इधर, ठीक है, ये पूरा क्या भरा हुआ है? वाटर। अब आपने इसमें एक छोटा सा होल कर दिया, सर बहुत नीचे होल हो गया, ठीक है, चलो यहाँ पे होल कर दिया, तो अब इधर से क्या होगा? वाटर इसमें आते जाएगा, और कब तक आएगा? जब तक कि यहाँ तक का पानी दोनों साइड बराबर नहीं हो जाता। अब ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई, मतलब बैलेंस हो गया। जैसे आप कप ऑफ टी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, चाय का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। पहले चाय क्या थी? गर्म थी, तो चाय का टेम्परेचर जो था वो रूम टेम्परेचर से क्या था? ज्यादा। बट स्लोली चाय ठंडी क्यों हुई? क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में आना था। किसके इक्विलिब्रियम में? जी हाँ, रूम टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए ऐसे, जैसे आपके रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और जो टी थी, हॉट टी, उसका जो टेम्परेचर था वो था 32 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे जो टी है उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम, और वो भी किस पे आ जाएगी? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। तो 4 की पॉइंट पढ़े हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, वो खुद से होते हैं, उन्हें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, ओके। और अगर आपको रिवर्स कराना है तो कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत होगी, मतलब बाहर से कुछ करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या हमने पढ़ी? कि उसे स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। चौथी चीज, अकर्स इन अ डायरेक्शन विच लीड्स टू इक्विलिब्रियम, मतलब किस डायरेक्शन में जाते हैं जो इक्विलिब्रियम में लेके आता है, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये आने लगा कि आखिरकार कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन है एसिड और बेस का, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो अपने आप होता है और उसमें हीट निकलती है। तो साइंटिस्ट ने ये एक अनुमान लगाया, या फिर दे थॉट ऑफ लाइक कि द प्रोसेसेस विच आर एक्सोथर्मिक माइट बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप ऐसा उनको लगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। वीडियो को पॉज करके मैं लिखता हूँ हेडिंग एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट हेडिंग एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ओके। मतलब स्पॉन्टेनियस और एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, जैसे NaOH है और HCl, ये एक्वस, ये भी एक्वस, दोनों ने रिएक्ट करके क्या दे दिया? NaCl प्लस वाटर, ये हो गया एक्वस, ये हो गया लिक्विड। सर एक्वस मतलब क्या? अरे बड़ा पानी मध्ये रे, एक्वस म्हणजे कळलं काय? और इसमें हीट निकलती है, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस किलो जूल। अरे सर वैल्यू तो लिखो, हाँ, -57 किलो जूल, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो साइंटिस्ट ने बोला, अच्छा इसके लिए ऐसा ये अपने आप हो रहा था क्या? तभी एक साइंटिस्ट बोल रहा था, सोच रहा था, तब तक बगल वाले साइंटिस्ट के भी दिमाग में आ गया कि अरे सर एक और एग्जांपल है, ये देखो, ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब, इसका जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते हो अबव 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है। अगर कोई आपको पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। 0 के नीचे बोले तो आइस, 0 के ऊपर बोले तो पानी। समझ में आ रहा है ना बीडू? तो ये आइस था, इसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लाया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में। ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में वाटर तो आइस भी है, ठीक है। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में घंटी बजी। क्या घंटी बजी? अरे बाबा, ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक बोले तो ये दोनों प्रोसेस डिसाइड नहीं कर रहे, दोनों स्पॉन्टेनियस है। ये भी अपने आप होता है, ये भी अपने आप होता है। ये बाबा, ये कैसा पता चलेगा रे?
कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, एक्सो में भी स्पॉन्टेनियस, एंडो में भी स्पॉन्टेनियस। तब साइंटिस्ट ने एक नया कंसेप्ट लाया दोस्तों। कौन सा कंसेप्ट? जी हाँ, एंट्रोपी का। तो उन्होंने बोला एंट्रोपी विल बी द क्राइटेरिया, एंट्रोपी विल बी द क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, टू डिसाइड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और मैं आगे चल के आपको ये सब क्लियर कर दूंगा कि ये सब स्पॉन्टेनियस इंटेनियस क्यों। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो साइंटिस्ट यही जानना चाहते थे कि रिएक्शन कब होगा। जैसे ये आप देख रहे हो मार्कर है, ये बोर्ड है, अगर मैंने मार्कर को इस बोर्ड पे टच किया, देख रहे हो आप कोई रिएक्शन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। तो साइंटिस्ट यही जानना चाहते थे कब दो केमिकल स्पीशीज मिलती हैं और वो रिएक्ट करती है। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर में हमें ये देखना है कि कब रिएक्शन फिजिबल होता है, मतलब कौन सी स्टेट में या फिर कौन सी कंडीशन में रिएक्शन होगा, और अगर वो हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली ये बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा होगा अगर आपको याद है, केमिकल इक्विलिब्रियम। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। तो उसमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो किस एक्सटेंट तक जाएगा, मतलब कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और आगे चल के आप एक बहुत ही अच्छा चैप्टर और पढ़ने वाले हो जिसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वो बताएगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कोई भी दो केमिकल स्पीशीज के बीच में रिएक्शन कब होगा। ठीक है, इसीलिए तो आगे वाली हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे आप जरूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को आप बहुत बढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।